औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 6 के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो क़याम है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो क्यों कायम की गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम करने के असबाब क्या थे। उसके असबाब में हमने देखा था कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का हिंदुओं की जमात बनना, फिरका वारियत, तकसीम बंगाल की मुखालफत, उर्दू हिंदी तनाज़ा और उसके बाद सियासी इस्लाहात का ऐलान और शिमला वफद, ये वो असबाब थे जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कायम की गई। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन में ये भी डिस्कस किया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम करने के मकासद क्या हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम करने का पहला मकसद ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में अंग्रेज़ों से वफादारी के जज्बात पैदा किए जाएं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलावा जो दीगर अकवाम हैं, उन दीगर अकवाम के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, मामूल के ऊपर लाया जाए और उनमें आपस में बाहमी ट्रस्ट पैदा किया जाए और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब थे जो हमने लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है, तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। ये बोर्ड के हवाले से भी अहम है, आपके बोर्ड के एनुअल एग्जाम में भी अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जामिनेशन के हवाले से। तहरीक खिलाफत दुनिया में अब तक दो बड़ी जंगें जो हैं वो लड़ी जा चुकी हैं। एक को वर्ल्ड वार फर्स्ट कहा जाता है और एक को वर्ल्ड वार सेकंड कहा जाता है। और हमेशा जंगें दो मुल्कों के दरमियान होती हैं और दुनिया के कुछ ममालिक एक मुल्क के साथ हो जाते हैं और दुनिया के कुछ ममालिक दूसरे मुल्क का साथ देते हैं। यानी दुनिया ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है, एक मुल्क के साथ कुछ ममालिक हो जाते हैं और दूसरे मुल्क के साथ कुछ ममालिक हो जाते हैं। जंग अजीम अव्वल बुनियादी तौर पर बरतानिया और जर्मनी के दरमियान थी। दुनिया के कुछ ममालिक बरतानिया का साथ दे रहे थे और दुनिया के कुछ ममालिक जर्मनी का साथ दे रहे थे। जो ममालिक बरतानिया का साथ दे रहे थे उनमें अमेरिका, उनमें फ्रांस और उनमें रूस जो है वो इत्तेहादी थे। यानी अमेरिका, रूस और फ्रांस ये जंग अजीम अव्वल में बरतानिया का साथ दे रहे थे और जर्मनी का साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया और तुर्की ये जर्मनी का साथ दे रहे थे। यानी अगर जंग में फतह होती है, अगर बरतानिया की फतह होती है तो ये जाहिर है जो बरतानिया के इत्तेहादी हैं जिनमें अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, तो ये उनकी भी फतह होनी थी। और अगर जंग में जर्मनी की फतह होती है तो ये तुर्की की भी फतह होगी और ऑस्ट्रेलिया की भी फतह होगी। यानी जो मुल्क जंग जीतता है तो उसके जो इत्तेहादी हैं उन इत्तेहादियों को भी उस जंग में जो है वो कामयाबी होती है और जो उस जंग में शिकस्त हासिल करता है उसके जो इत्तेहादी हैं, जो अलाइज हैं, उनको भी वो जंग जो है उसमें शिकस्त जो है वो मानी जाती है। तो जंग अजीम अव्वल बरतानिया और जर्मनी के दरमियान थी। उस वक्त जर्मनी जो है बज़ाहिर ऐसे लगता था कि बरतानिया ये जंग जीत जाएगा और अगर बरतानिया ये जंग जीतता है तो वो जर्मनी के ऊपर जहां पे कब्जा करेगा वहां पे जर्मनी के जो इत्तेहादी हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और तुर्की है वो उसके भी जो है वो कब्जा कर लेगा। आमतौर के ऊपर ये होता है कि जब कोई मुल्क जंग जीतता है तो वो दूसरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसकी जोग्राफी सरहदों को तब्दील कर देता है, उस मुल्क में अपनी फौजें जो है वो दाखिल कर देता है और उस मुल्क के तकद्दुस को पामाल कर देता है। उस वक्त 1914 में बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जंग बरतानिया जीत जाएगा और अगर बरतानिया ये जंग जीतता है तो उसने जर्मनी के ऊपर जहां कब्जा करना है, उसके टुकड़े करने हैं, वहां पे अपनी फौजें दाखिल करनी हैं, तो उसके साथ साथ ही
वो तुर्की के ऊपर भी कब्जा कर लेगा, क्योंकि तुर्की जर्मनी का इत्तेहादी है और तुर्की का भी नक्शा जो है वो तब्दील कर देगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त के तुर्की और आज के तुर्की में जो है वो बड़ा फर्क है। उस वक्त का जो तुर्की था उसके ऊपर खिलाफत उस्मानिया जो है वो एक सल्तनत कायम थी, यानी जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, और ये भी उस वक्त खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था। और सऊदी अरब में मुसलमानों के दो मुकद्दस तरीन मकामात जो हैं वो मक्का मौज़मा और मदीना शरीफ मौजूद हैं। उस वक्त अरब जो है, सऊदी अरब, ये भी तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था। तो अगर बरतानिया जंग जीतता है तो जहां पे वो जर्मनी के टुकड़े करेगा, वहां पे वो तुर्की के ऊपर जो खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत है उसके ऊपर भी मुसलमानों को खतरा था कि वो तुर्की के भी जो है वो सरहदें, खिलाफत उस्मानिया को कहीं ख़त्म ना कर दे, तुर्की के टुकड़े ना कर दे, और खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके जो हिजाज मुकद्दस है, जो मुसलमानों की मुकद्दस तरीन सरजमीन है, उस सरजमीन को जो है उसके तकद्दस को पामाल ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि बरतानिया ये जंग जीत कर मक्का मौज़मा और मदीना उसमें अपनी नापाक फौजें दाखिल कर दे, वहां पे उसके तकद्दस को पामाल किया जाए, वहां पे आग और बारूद का इस्तेमाल किया जाए, वहां पे जो है वो आग और खून का खेल खेला जाए, वहां पे कत्लेआम किया जाए। ये मुसलमानों को किसी सूरत में गवारा नहीं था। लिहाजा पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये तशवीश पैदा हुई कि अगर बरतानिया ये जंग जीत जाता है तो कहीं जर्मनी के टुकड़े तो उसने करने ही करने हैं, कहीं वो खिलाफत उस्मानिया को भी खत्म न कर दे और मुसलमानों की जो मुकद्दस सरजमीन है उस मुकद्दस सरजमीन के भी कहीं जो है वो तकद्दस को पामाल ना कर दे। इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी ये तशवीश पैदा हुई कि बरतानिया अगर जंग जीत जाता है तो उसको हिजाज मुकद्दस की सरजमीन की हुर्मत की पामाली करने से जो है वो रोका जाए। यही वजह है कि उस वक्त 1914 में पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है। 1914 में पूरे बरे सगीर के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी, यहाँ पे अंग्रेज का राज था, अंग्रेज यहाँ पे जो है वो हुकूमत करता था। हमने 1947 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की है। तो उस वक्त बरे सगीर के मुसलमानों ने बरतानिया की हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए एक तहरीक चलाई जिसको तहरीक खिलाफत कहा जाता है, जिसका मकसद ये था कि बरतानिया की हुकूमत को बाज रखा जाए कि वो हिजाज मुकद्दस और जो मुसलमानों की मुकद्दस तरीन सरजमीन है वहाँ का तकद्दस जो है वो पामाल ना करे, वहाँ पे आग और खून का खेल ना खेले। अगर बरतानिया ने ऐसा किया तो हिंदुस्तान में हम जो बरतानवी हुकूमत है उसका जो है वो जीना हराम कर देंगे। हम बरतानवी हुकूमत को यहाँ पे हिंदुस्तान में टफ टाइम देंगे, उनके लिए परेशानी पैदा करेंगे। इसलिए तहरीक खिलाफत एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, बरतानिया की हुकूमत को डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए कि खबरदार आपने हिजाज मुकद्दस की सरजमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना, ये तहरीक जो है वो शुरू की गई जिसे तहरीक खिलाफत कहा जाता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा तहरीक खिलाफत का इंट्रोडक्शन दिया है, उसका पस मंज़र बयान किया है, उसका ब्रीफ इब्तदाइया मैंने आपके सामने रखा है ताकि आपको इस क्वेश्चन का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट हो जाए कि तहरीक खिलाफत जो है वो क्या है। तहरीक खिलाफत के जो कायदीन हैं उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना जफ़र अली ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल ख़ान और दूसरे मुतअद्दिद रहनुमाओं ने अपनी तमाम तवज्जो तहरीक खिलाफत के ऊपर मरकूज की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में एक वफद की सूरत में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उसे हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बों से आगाह किया। वफद बरतानवी सियासतदानों से मिला, मगरबी ममालिक में मुख्तलिफ शहरों में जलसे मुनक़िद किए और तहरीक खिलाफत को बरे सगीर में चलाई जाने वाली तमाम तहरीकों में सबसे ज़्यादा पुरजोश और मुकद्दस माना। तहरीक खिलाफत के मकासद मैंने जैसे कि अभी शुरू में इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि तहरीक खिलाफत के जो मकासद थे उसमें यह था कि तुर्की की बहसीत एक मुमलिकत जो है वो कायम रहे, शिकस्त की सूरत में इसकी जोग्राफियाई सरहदें तब्दील ना की जाएं,
इसके टुकड़े न किए जाएं और खलीफा मौजूद रहे और तुर्की में खिलाफत का इदारा जो है वो कायम रह सके। हिजाज मुकद्दस की हुर्मत पर कोई आंच ना आए, गैर मुस्लिम अफवाज इन दोनों शहरों में दाखिल ना हो। यानी तहरीक खिलाफत चलाने का हिंदुस्तान में बुनियादी मकसद यही था कि जो हिजाज मुकद्दस है, जो मक्का और मदीना शरीफ है, जो अल्लाह रोज़ा रसूल है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, और खाना काबा जो अल्लाह ताला का खुदा का घर है, ये दोनों सरजमीन जो हैं इसकी हुर्मत को पामाल ना किया जाए और गैर मुल्की नापाक फौज जो है वो इसमें दाखिल ना हो। ये तहरीक खिलाफत का सबसे बड़ा मकसद था। अब इस तहरीक के दौरान हिंदुस्तान के लोगों ने मुख्तलिफ सरगर्मियां सरअंजाम दी, जिसमें डॉक्टरों ने खिदमत सरअंजाम दी, चंदे इकट्ठे किए गए, वफूद भेजे गए, डॉक्टरों और नर्सों की टीमें जो है वो भेजी गई, माली इमदाद जो है वो तुर्की की गई ताकि वो जंग में मुस्तहकम हो सके। तहरीक खिलाफत के तहत वफूद भेजे गए, वफूद का मतलब है डेलीगेशन भेजे गए, डॉक्टरों नर्सों के ग्रुप तुर्क मुजाहिदों की मरहम पट्टी के लिए भेजे गए, अदवायात भी फराहम की गई, तुर्क हुकूमत को रकूम मुहैया की गई, मुस्लिम अवाम ने कसीर दौलत करेंसी सोने चांदी की सूरत में जमा करके तुर्की की माली इमदाद की। बरसगीर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, जलसे मुनज़्ज़म किए गए, हड़तालें की गईं और मुस्लिम अवाम के लिए अवाम ने बड़ी गिरफ्तारियां पेश की। तहरीक के लीडरों को जेलों में बंद कर दिया गया, लेकिन तहरीक की आबोताब में कोई कमी नहीं। यानी हिंदुस्तान में लोगों ने जलसे किए, जुलूस निकाले और हड़तालें की कि ताकि बरतानिया के ऊपर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा सके। तहरीक खिलाफत में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की अम्मा का किरदार भी अहमियत का हामिल है। इन दिनों ये नारा बहुत मकबूल हुआ, कहती है अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा अपनी खिलाफत पे दे। मौलाना जफर अली खान ने जिम्मेदार, मौलाना आज़ाद ने अलहाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कामरेड हमदर्द अखबार के जरिए मुस्लिम अवाम के जहनों में तूफान पैदा किया। इस तहरीक में गांधी का किरदार जो है ये भी अहम है, ये भी क्वेश्चन में लिखना होता है कि गांधी ने इस तहरीक में क्या किरदार जो है वो अदा किया। गांधी को मौका मिल गया कि वो मुसलमानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। उसने खुल्लम खुल्ला तहरीक की हिमायत की और मुसलमानों को अपने पूरे तामन का यकीन दिलाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कांग्रेस की हिमा पर तहरीक का साथ दिया। तहरीक के खिलाफत में मुसलमानों को अपनी तहरीकों में कामयाब होकर, शामिल होकर कामयाब किया। उसने मुसलमानों को मशवरा दिया कि हुकूमत की तरफ से दिए गए अलकाबात वापस कर दें, यानी मुसलमानों को बरतानिया की तरफ से जो अलकाबात दिए गए हैं उन तमाम को वापस कर दिया जाए, सरकारी मुलाजमतों से इस्तीफे दे दिए जाएं, तालीम छोड़कर सड़कों पर निकल आएं, गिरफ्तारियां दें, महसूल देने से इनकार कर दें, हुकूमत की जानिब से मिलने वाली माली इमदाद लेने से इनकार कर दें। यानी मुसलमान तालीम छोड़कर तहरीक खिलाफत के हक में सड़कों पर निकल आए, सरकारी मुलाजमतों से इस्तीफे दे दें, आप हुकूमत की जानिब से मिलने वाली माली इमदाद वापस कर दें, अपना घर बार छोड़कर अफगानिस्तान, ईरान और दूसरे ममालिक हिजरत कर जाएं। ये गांधी ने मुसलमानों को मशवरे दिए कि इस तरह से वो तहरीक खिलाफत को कामयाब कर सकते हैं। लेकिन मुसलमान रहनुमा गांधी की साजिश को ना समझ सके और उनकी बातों में आकर ऐसे इकदाम उठाए जिससे मुसलमानों की मईशत, तालीम और उनके हालात पर बेहद बुरा असर पड़ा। लाखों मुसलमान अपना सब कुछ बेचकर अफगानिस्तान की तरफ हिजरत के घर से चल पड़े, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत ने उन्हें अफगानिस्तान में दाखिल ना होने दिया। मजबूरन मुसलमान वापस आ गए। यहाँ पे बर्बादी, भूख और बदहाली मुंतजर थी। बेपनाह नुकसान उठाने के बाद मुसलमानों की आंखें खुली और उन्हें गांधी का असल चेहरा पहचानने का मौका मिला। यानी तहरीक खिलाफत में बज़ाहिर गांधी ने मुसलमानों को बड़े मुफीद मशवरे दिए, लेकिन उन मशवरों के पीछे मुसलमानों की तबाही, मुसलमानों की बर्बादी, मुसलमानों की मईशत की बर्बादी,
ये छुपी हुई थी और मुसलमानों को बाद में मालूम हुआ या महसूस हुआ कि गांधी ने जितने भी मुसलमानों को मशवरे दिए वो मुसलमानों को अकेला करने के लिए थे, वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए थे। यानी हिंदुओं ने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पे वो मुसलमानों को तनहा न कर सकें, जहां पे वो मुसलमानों के हकूक को ख़त्म न कर सकें, जहां पे वो मुसलमानों को कोई ना कोई नुकसान न पहुंचा सकें। यही वजह थी कि गांधी का किरदार तहरीक खिलाफत में एक बहुत बदनुमा दाग की शक्ल में सामने आया और उसने मुसलमानों को बज़ाहिर अच्छे मशवरे दिए, लेकिन उसके बैक में जो मकासद थे वो मुसलमानों को तनहा करना के थे। आखिर में कि इस तहरीक का अंजाम क्या हुआ। बरसगीर के मुसलमानों ने गांधी का पूरा पूरा साथ दिया, लेकिन जंग अजीम अव्वल के खात्मे पर जब गांधी ने महसूस कर लिया कि वो ब्लैकमेल करने में कामयाब नहीं हो सका, तो उसने मुसलमान कायदीन के पूछे बगैर तहरीक के खात्मे का ऐलान कर दिया। दूसरी जानब तुर्की शिकस्त के करीब पहुंच चुका था। एक जर्नेल मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने बिखरी हुई तुर्क अफवाज को दोबारा जमा किया और उसमें एक नया हौसला पैदा किया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्क खलीफा को इक़्तिदार से अलग करके मुल्क की बागडोर संभाल ली। हिजाज मुकद्दस को अरबों के हवाले कर दिया गया। यूं दर हकीकत तहरीक खिलाफत के मकासद किसी हद तक पूरे हो गए, क्योंकि तुर्की महफूज रहा, हिजाज मुकद्दस में गैर मुस्लिम अफवाज दाखिल न हुई और वहां का कंट्रोल अरब मुसलमानों ने संभाल लिया। इदारा ख़त्म हो गया, लेकिन इसका खात्मा इत्तेहादियों ने नहीं, खुद तुर्क अफवाज ने किया और उनके सालार आला गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। यानी तहरीक का अंजाम ये हुआ कि जिस मकसद के लिए तहरीक चलाई गई थी, तहरीक चलाने का मकसद तुर्की की हुकूमत की हिफाजत, खिलाफत उस्मानिया की हिफाजत, और सबसे बढ़कर ये कि जो हिजाज मुकद्दस है, जो मुकद्दस सरजमीन है, उसको उसकी हिफाजत की जाए। अब जब तुर्की का इक़्तिदार मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक जर्नेल उसने हासिल कर लिया और तुर्की जो है वो बाहिफाजत रहा और हिजाज मुकद्दस को अरबों के हवाले करके उसकी भी हिफाजत यकीनी हो गई, तो इस तहरीक का मकसद जो है वो पूरा हो गया। और इस तरह ये तहरीक जिस मकसद के लिए चलाई गई थी वो मकसद जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा, और ये मकसद जो है ये तहरीक खिलाफत का मकसद था। और इस तरह आज हमने एक अहम टॉपिक डिस्कस किया है कि तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है। इसमें हमने तहरीक खिलाफत का पस मंज़र देखा, हमने तहरीक के कायदीन कौन कौन थे, तहरीक के कायदीन इस तहरीक में किस किस ने हिस्सा लिया वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि इस तहरीक के मकासद क्या थे, हिजाज मुकद्दस की हिफाजत करना, खिलाफत उस्मानिया की हिफाजत करना, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना शरीफ की हिफाजत करना, ये इस तहरीक के मकासद थे। तहरीक की सरगर्मियों में हमने देखा कि हिंदुस्तान में लोगों ने तहरीक चलाई, जलसे निकाले, जुलूस किए, जेल भरो तहरीक चलाई, डॉक्टरों और नर्सों की टीमें यहाँ से रवाना की गई, यहाँ पे करेंसी पैसा इकट्ठा करके तुर्की की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए भेजा गया। और फिर हमने देखा कि इस तहरीक में गांधी ने क्या किरदार अदा किया। गांधी ने मुसलमानों को मशवरे दिए कि वो सरकारी मुलाजमतों से इस्तीफे दे दें, तालीम छोड़ दें, गिरफ्तारियां दें, टैक्स देने से इनकार कर दें, हुकूमत की जानिब से माली इमदाद लेने से इनकार कर दें। और ये मशवरे तमाम बज़ाहिर मुसलमानों को अच्छे लगे, लेकिन ये तमाम मशवरे बाद में मुसलमानों को महसूस हुआ कि ये मुसलमानों को तनहा करने के लिए थे। और आखिर में इस तहरीक का अंजाम हमने डिस्कस किया है कि ये तहरीक, इसका अंजाम जो है वो ये हुआ कि जो इस मकसद के लिए ये तहरीक शुरू की गई थी, जब वो मकसद मुकम्मल हो गया तो ये तहरीक जो है ये भी ख़त्म हो गई। यह आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर और जो मोटिवेशनल लेक्चर हैं वो भी आपको देखने को मिल सकें। शुक्रिया।